मुस्लिम वोट की अहमियत क्या है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर चलिएगा तो वहां एक समय कांग्रेस के सचिन पायलट यहां से सांसद थे, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने यहां कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं टिक पाया। मोदी ने अजमेर में कहा है कि इस बार रामनवमी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार रामनवमी के दिन रामलला भव्य मंदिर में होंगे। मोदी अयोध्या का जिक्र करके भी मुस्लिम वोट को पाने का भरोसा रखते हैं। इस फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए अजमेर की रैली में मोदी के संबोधन और अजमेर के मुस्लिम वोटर को सुनना बहुत जरूरी है। शौर्य की साक्षी और योद्धाओं की धरती रही राजस्थान में सियासत की बिग पिक्चर रिलीज हुई। राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने ग्रैंड रैली की। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचे अजमेर। जयपुर से कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने मैनिफेस्टो को समझाया, अन्याय के खिलाफ गारंटी की श्रृंखला को समझाया और अजमेर में मोदी ने कांग्रेस के इसी मैनिफेस्टो को अपने ही अंदाज में टारगेट पर लिया। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली में महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री के भाषण में महिलाओं पर विशेष फोकस था। भीड़ का रिस्पांस देखकर और तीसरे टर्म का आशीर्वाद मांगते वक्त मोदी इमोशनल हो गए। लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं, ये जो कुछ भी किया है ना, वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें अभी तो ये ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। तो क्या मोदी का ये संबोधन मुस्लिम बहुल सीट अजमेर के वोटर्स को अपील करेगा? क्या मोदी के विजन से अजमेर के भाईजान और मुस्लिम महिलाएं खुद को कनेक्ट करती हैं? मोदी ने अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन अजमेर के मुस्लिम वोटर्स का मन क्या कहता है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि सबका विकास सबका साथ, तो वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिस तरीके से जिन जिन राज्यों में आज भाजपा सरकार है, उन राज्यों में भी काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से 10 साल हुकूमत की है, इसी तरीके से देश के अंदर हुकूमत करते रहें और देश मजबूत हाथों में रहे। जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, देश का गौरव बढ़ाया है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए पहल की है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। राजस्थान उन सूबों में से है जहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। तीसरी पार्टी के लिए यहां स्कोप नहीं दिखता। इसलिए अजमेर की रैली में मोदी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर टारगेट किया। भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, यह शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई?
प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? दिसंबर में ही राजस्थान में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत दिया, लेकिन इस बार सवाल दिल्ली का है। सवाल है कि अजमेर की मुस्लिम आबादी के मन में क्या है। 10 साल पहले जो हालात थे उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और काफ़ी विश्वास मोदी सरकार में मुसलमानों को भी बढ़ा है, मोदी जी के प्रति भी बढ़ा है। उनका जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में घर कर गया है और मुस्लिम समाज ने अपनी सोच को काफ़ी हद तक बदला है। इस बार मुस्लिम समाज के वोट भी काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको अजमेर का समीकरण समझाने जा रहा हूं। किसके किसके बीच में जो आपकी बार की टक्कर है वो होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाहिए सबसे पहले अजमेर का समीकरण समझिए। 2009 का साल था, सचिन पायलट कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार थे, जीते। 2014 में सांवरलाल जाट बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो वहां पर जीते। उसके बाद 2018 में उपचुनाव हुए थे सांवरलाल जाट के निधन के बाद, तो रघु शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जीते। 2019 में भागीरथ चौधरी जो थे बीजेपी के, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। ST/SC की आबादी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 22% है, जाट आबादी 16% है, मुस्लिम आबादी जो है वो 12% है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसके किसके बीच में अब की बार जो टक्कर है वो बताई जा रही है। भागीरथ चौधरी बीजेपी के जो जीते हुए कैंडिडेट है पिछले बार के, और रामचंद्र चौधरी को कांग्रेस ने भी उतारा है समीकरण को देखते हुए। रैली के बाद अब बारी थी रोड शो की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो सीट बीजेपी का गढ़ है, जिस गाजियाबाद में बीजेपी आज तक लोकसभा का चुनाव नहीं हारी है, जहां पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को करीब 9.25 लाख वोट मिले थे, उस सीट पर भी मोदी रोड शो कर रहे हैं। यह बताता है कि 400 प्लस के लिए मोदी हर सीट नापने को रेडी है। लेकिन क्या गाजियाबाद के भाईजान मोदी के साथ हैं? जिला गाजियाबाद में मोदी का ये रोड शो स्थापना दिवस के दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और हर चुनाव बीजेपी ने जीता है। लेकिन बीजेपी के गढ़ में भी रोड शो करना ये साबित करता है कि मोदी के लिए एक एक सीट कितना मायने रखती है। और जो राजनेता एक एक सीट को ध्यान में रखकर चलता है, वो एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश भी करता है। मोदी अपनी ओर से कोशिश भी खूब कर रहे हैं, तो क्या ये कोशिशें भाईजान के मन में घर बना रही हैं, या अभी भी इंडिया गठबंधन ही मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद है? मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, गरीबों के लिए राशन और बहुत सारी सुविधा है। तो जो पसमानदा समाज है उनमें अक्सरियत जो है ना वो बीजेपी को वोट करेगा जरूर। नहीं, मोदी जी पे तो हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते आए हैं और विश्वास है मोदी जी पे, और हम वोट भी देते हैं। मोदी जी तो काम ठीक करते हैं। इस पर मोदी पे बहुत विश्वास करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम मतलब उन्हें बुरा कैसे कह देंगे। प्रधानमंत्री जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं देश के लिए। 6 अप्रैल की सुबह से शाम तक मोदी ने 2 राज्यों की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर रैली और रोड शो करके बता दिया कि वो अपनी ओर से मिशन 400 में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। सवाल है कि मोदी की चुनावी कसरत का असर गाजियाबाद के मुस्लिम वोटर्स पर कितना पड़ रहा है? विश्वास तो काफी कर रहे हैं मुसलमान। उन पर विश्वास न होता तो फिर आदमी जो कहाँ रहेगा। विश्वास तो उन पर काफी, सरकार पे काम भी बढ़िया कर रही है, ऐसा नहीं है। रोड वोड जो भी बना रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। बाकी बस ये है कि मुसलमानों का नाम नहीं आता कहीं भी, कहाँ भाई उन्होंने ऐसा करा है। बाकी सारी चीज बढ़िया, बस यही दुख है कि नाम नहीं आता। काम करते करते भी जो मुसलमान का नाम नहीं आता कि हाँ भाई इन्होंने हमारा साथ दिया है, हमें वोट दिया है, या इनका भाई इस तरीके से काम जाओ। देखो, वोट तो काम के आधार पर दिया जाता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने काम किया है तो लोग उन्हें वोट देंगे। अगर नहीं लग रहा तो वोट तो काम के आधार पर दिया जाएगा। जनता को पता है किसे वोट देना है। नेता कोई भी हो, सबकी सोच कर चले। आगे आपको दिखाएंगे क्या ममता के बंगाल में जांच जानलेवा है।
लेकिन अभी पहले तो इस सीट का आपको समीकरण समझा देते हैं कि गाजियाबाद का जो समीकरण है वो क्या कह रहा है, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। 2009 में राजनाथ सिंह बीजेपी से जीते थे, जैसा कि हम बता रहे थे कि यहां से हमेशा बीजेपी ही जीतती है इस सीट से। 2014 में वीके सिंह जो हैं वो बीजेपी से जीते। 2019 में वीके सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन अब की बार जो है 2024 में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, लेकिन जीतती इस सीट से बीजेपी ही आई है। अब इसका समझ लीजिए समीकरण। 23% मुस्लिम है, 15% दलित हैं, 11% गुर्जर हैं, 10% वैश्य हैं, 9% राजपूत हैं और 9% त्यागी वोटर्स हैं जो गाजियाबाद सीट है इस पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सीट पर अब की बार टक्कर किसके किसके बीच में है। अतुल गर्ग बीजेपी के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, यहां पहले वीके सिंह थे, लेकिन अब की बार अतुल गर्ग को बीजेपी ने टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। डॉली शर्मा कांग्रेस से हैं, इनको यहां पर टिकट मिला है, और बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर जो हैं। अब इन तीनों के बीच में इस लोकसभा चुनाव में टक्कर है। अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।